हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज बीपीएससी का टीजीटी का पेपर सॉल्व करेंगे। इससे पहले पीजीटी का पेपर सॉल्व हो चुका है। और बीपीएससी का जो पेपर आता है 2 पार्ट में आता है। पहले पार्ट में जीके के 40 प्रश्न होते हैं और 80 प्रश्न जो होते हैं वो सब्जेक्ट वाइज होते हैं। और इसके बाद जो हम हिंदी का पेपर सॉल्व करेंगे, हिंदी सब्जेक्ट के, और इसमें 80 प्रश्न हैं। उनमें से प्रश्नों को देखेंगे और यदि किसी को डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। और ये 2 पार्ट में आता है, आप देख सकते हैं ऊपर सेकंड पार्ट लिखा हुआ है, ये सेकंड पार्ट है। इसके बाद है पहला प्रश्न है कि राजस्थानी भाषा का उद्भव अपभ्रंश के किस क्षेत्रीय रूप से माना जाता है या हुआ है। ऑप्शन है अर्ध मागधी अपभ्रंश है, शौरसेनी अपभ्रंश है, ब्राह्मण अपभ्रंश है, और उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है एक भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा शौरसेनी अपभ्रंश। राजस्थानी भाषा का जो उद्भव हुआ है यानी कि विकास हुआ है वो शौरसेनी अपभ्रंश से माना जाता है। शौरसेनी अपभ्रंश से पूर्वी पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है, राजस्थानी का हुआ है और हुआ है गुजराती का। तो आप लोग समझ सकते हैं, आंसर इसका हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर दूसरा, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। राजभाषा आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष बने थे, राजभाषा आयोग 1955 में बना हुआ था और उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। आंसर हो जाएगा, ऑप्शन है ए पी शर्मा है, बी ऑप्शन है जी वी वर्गीज हैं, और सी ऑप्शन है बीसी खैर हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक है, यहाँ है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी सही, बीसी खैर राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, प्रथम अध्यक्ष माने गए हैं, बने थे। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे दूसरा। प्रश्न है 43। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है। बताना है कि कौन सी जो बोली है वो पश्चिमी हिंदी से संबंध नहीं रखती है। ऑप्शन है ब्रजभाषा है, बागरू है, कन्नौजी। उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है इनमें से कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका ई सही, यानी कि इनमें से कोई भी ऐसी भाषा नहीं है जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है। तीनों ही जो बोलियां दी हुई हैं वो पश्चिमी हिंदी की हैं। ब्रज, बागरू, कन्नौजी, तीनों ही ब्रज भाषा की पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 44। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र खड़ी बोली का नहीं है। बताना है कि कौन सा क्षेत्र है जो खड़ी बोली से संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन है सहारनपुर है, मुरादाबाद है, बरेली है। उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका 44 का सी सही, यानी कि बरेली क्षेत्र जो है खड़ी बोली का क्षेत्र नहीं माना जाता है। और इसके बाद प्रश्न देखेंगे हम 45। प्रश्न है निम्नलिखित बोलियों को उनके क्षेत्र के साथ सुमिलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। इसमें मिलान करना है, मिलान करके हमको बताना है। तो पहला जो आंसर है, इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। 45 का आंसर हो जाएगा इसका ई सही, आंसर हो जाएगा इसका ई सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 46। प्रश्न है हिंदी भाषा के विकास के लिए विशेष निर्देश भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दिए हुए हैं। पूछा गया है कि भारत के भाषा के विकास के लिए जो हमारे संविधान में किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा का विशेष दर्जा मिला है। ऑप्शन है किस अनुच्छेद के अंतर्गत। ऑप्शन है अनुच्छेद 351, अनुच्छेद 147, अनुच्छेद 349। उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, अनुच्छेद 351 में जो हिंदी भाषा को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है और उल्लेख है इसका अनुच्छेद 351 के अंतर्गत। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे दूसरा। प्रश्न नंबर है हमारा 47। प्रश्न है अब तक की जानकारी के अनुसार हिंदी भाषा में किस साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास किस विद्वान का था। महत्वपूर्ण ये प्रश्न है और आप लोग इसको बहुत रिपीट होता है। माना है कि कौन सा जो विद्वान है जिसने हिंदी भाषा के इतिहास का लेखन आरंभ किया था। ऑप्शन है जॉर्ज ग्रेसन है, शिव सिंह सेंगर है, रामचंद्र शुक्ल है। उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं। तो प्रश्न 47 का जो आंसर हो जाएगा बी सही हो जाएगा। आंसर हो जाएगा बी सही, शिव सिंह सेंगर के अकॉर्डिंग हिंदी भाषा में जो सबसे पहले हिंदी भाषा का इतिहास लिखा गया था वो शिव सिंह सेंगर ने लिखा था। इससे पहले जो फर्स्ट इतिहास आरंभ लिखने की जो प्रचलन किया था वो गायशा दत्तासी ने किया था, जो फ्रेंच भाषा के थे। और फ्रेंच भाषा में उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना सबसे पहले आरंभ किया था। और हिंदी में जो सबसे पहले इतिहास लिखने की परंपरा स्टार्ट की थी वो शिव सिंह सेंगर ने की थी। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 48। प्रश्न है चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। प्रमुख ये विचार किस विद्वान का है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं और है राम कुमार वर्मा। तो आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 48 का ए सही। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये प्रमुख लाइन दी हुई है, प्रमुख उल्लेख दिया है। आंसर हो जाएगा ए सही, रामचंद्र शुक्ल। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 49। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी नवरत्न में
इनमें से किस कवि का को स्थान नहीं मिला है? ऐसा माना जाता है कि मिश्र बंधुओं के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना लिखी गई जिसका नाम था हिंदी नवरत्न। इन्होंने हिंदी नवरत्न में विशेष कुछ 9 कवियों का उल्लेख किया है। पूछा है कि उन 9 कवियों में इनमें से किसका उल्लेख नहीं किया है इन्होंने। ऑप्शन है गोस्वामी तुलसीदास हैं, सूरदास हैं, जायसी हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा सी सही। मलिक मोहम्मद जायसी का उल्लेख इन्होंने अपनी नवरत्न में नहीं किया, हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं ने, तो आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 50। प्रश्न है पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को किस नाम से अभिहित किया है, यानी कि क्या नाम दिया है पंडित विश्वनाथ ने उत्तर मध्यकाल को। ऑप्शन है श्रृंगार काल, रीतिकाल, कलाकाल, या फिर एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। विश्वनाथ ने श्रृंगार उत्तर मध्यकाल को यानी कि रीतिकाल को श्रृंगार का नाम दिया है, आंसर हमारा फर्स्ट सही हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है भारतीय पत्रकारिता का पितामह किसे माना जाता है। ऑप्शन है जेम्स हिक्की हैं, गणेश शंकर विद्यार्थी हैं, मदन मोहन मालवीय जी हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या फिर है कोई भी नहीं, तो 51 का जो आंसर हो जाएगा ए सही हो जाएगा। जेम्स हिक्सी ही हिंदी भारतीय पत्रकारिता के पितामह माने जाते हैं, हिक्सी, याद रखना आप सभी लोग, जेम्स हिक्सी। इसके बाद प्रश्न नंबर है 52 सॉरी। तात्पर्य यह है कि छायावाद किस आकांक्ष का परिणाम था। उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना की रोचक प्रणाली का विकास था। छायावाद के संबंध में ये प्रमुख विचार किसका है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र हैं, और ऑप्शन बी है शांति प्रिया द्विवेदी हैं, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, तो आंसर जो हो जाएगा इसका 52 का वो हो जाएगा सी सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये प्रमुख विचार दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा इसका सी सही। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र हैं, शांति प्रिया द्विवेदी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा 52 का सी सही। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये प्रमुख कथन दिया हुआ है छायावाद के विषय में, आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है इनमें से किस जैन कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा गया है। ऑप्शन है पुष्पदंत है, स्वयंभू है, हेमचंद है, एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा बी सही। बी सही यानी कि स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 54। प्रश्न है निम्नलिखित दार्शनिक मतों को उनके प्रवर्तक आचार्य के साथ सुमेलित कीजिए तथा सही कूट का चयन कीजिए। ऑप्शन है विशिष्ट द्वैतवाद है, शुद्ध द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है और है द्वैतवाद, तो इसका जो सही आंसर होगा 53 और 54 का वो हो जाएगा ई सही। ये आंसर इसका सही हो जाएगा, जिसमें जो मिलान दिया हुआ है बिल्कुल सही से नहीं है, बिल्कुल बहुत ही अलग अलग मिलान किए हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही, सॉरी ई सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है प्रगतिवाद केवल साम्यवादी मार्ग को ही अपनाने के लिए विवश है, जबकि प्रगतिशील किसी भी वाद विशेष से अबाध नहीं होता है। यह विचार किस विद्वान का है। ऑप्शन है डॉक्टर नामवर सिंह है, नंदुलारी वाजपेयी हैं, गणपत चंद्र गुप्त हैं और हैं एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका 55 का आंसर हो जाएगा 55 का गणपत चंद्रगुप्त यानी कि सी सही। गणपत चंद्र गुप्त के द्वारा ये प्रमुख कथन दिया हुआ है प्रगतिवाद के विषय में। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 57। प्रपत्यवाद के अंतर्गत इनमें से किस रचनाकार का नाम सम्मिलित नहीं किया गया है। प्रपत्यवाद या फिर इसे कहते हैं नकेनवाद, इसके दो नाम हैं, नकेनवाद या कहते हैं प्रपद्यवाद। तो पूछा है कि इसमें से कौन सा नाम जो नकेनवाद के जो कवि हैं उनमें नहीं है। ऑप्शन है नलिनी विलोचन शर्मा हैं, नंद किशोर हैं, केसरी कुमार हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या फिर है कोई भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही यानी कि नंद किशोर नकेनवाद में शामिल नहीं थे। केसरी कुमार हैं और नलिनी विलोचन शर्मा हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 57 का शमशेर नोट्स के कवि हैं, किसी विजन के कवि नहीं हैं। किसने कहा है प्रमुख कथन शमशेर के विषय में किसने दिया है। ऑप्शन है मलियज हैं, नेमचंद हैं और अशोक वाजपेयी हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या फिर है कोई भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही मलियज के द्वारा ये प्रमुख वाक्यांश दिया हुआ है, यानी कि मलियज का ये कथन है कि शमशेर जो है नोट्स के कवि हैं, किसी विजन के कवि नहीं हैं, आंसर हो जाएगा ए सही। मलियज। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है
इनमें से कौन छायावादी कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित हुआ है? महत्वपूर्ण ये प्रमुख कथन है और बताना है कि किस कवि यानी कि कौन सा कवि है जो छायावाद के साथ साथ भी प्रगतिवाद और अरविंदवाद दर्शन से भी प्रभावित रहा है। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद है, सुमित्रानंद पंत है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इनमें से कोई नहीं है तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अरविंद दर्शन और प्रगतिवाद से ये इनका बहुत ही प्रभावित रहे हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार प्रमुख यह विचार रीत काल के किस आचार्य का है? भूल कहत नव रस सुकवि सकल मूल सिंगार। और ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन है चिंतामणि है, कुलपति है, प्रतापशाही है और है इनमें से एक से अधिक या फिर है कोई भी नहीं तो आंसर हो जाएगा इसका 59 का ई सही। इनमें से कोई भी नहीं है, ई सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 60। प्रश्न है इनमें इन आचार्यों में से अलंकारवादी आचार्य कौन है? बताना है कि अलंकारवादी आचार्य कौन है। और ऑप्शन है चिंतामणि त्रिपाठी हैं, सोमनाथ हैं, केशव मिश्र हैं, केशव दास हैं और उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या फिर है कोई भी नहीं तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, यानी कि केशव दास अलंकारवादी रीतकाल के बहुत विशेष अलंकारवादी कवि रहे हैं। आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर है 61। प्रश्न देखेंगे हम। प्रश्न है निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क व विचार पर विचार कीजिए, नीचे दिए हुए कूट के सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन है स्थापना देखेंगे। स्थापना में है पाश्चात्य समीक्षा शास्त्र से परिचित होने के बाद हिंदी आलोचना का स्वरूप बदला है। अब कृति की मूल प्रवृत्तियां एवं शाश्वत तत्वों का विवेचन होने लगा है। इसके साथ ही तर्क कहा गया है। तर्क है संस्कृत पद्धति पर आधारित आलोचना में केवल शास्त्रीय पक्ष को महत्व मिलता है, अतः कृति के समस्त गुण दोषों का उद्घाटन नहीं हो सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रश्न नंबर है हमारा 61 का जो आंसर है, आंसर हो जाएगा ए सही, यानी कि इसमें कहा है अ और बात दोनों ही कथन और स्थापना तर्क सही है। आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 62। प्रश्न है निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है? जैनेन्द्र हैं, यशपाल हैं, लाचन जोशी हैं और हैं इनमें एक से अधिक हैं या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है तो 62 का जो आंसर हो जाएगा डी सही हो जाएगा, यानी कि एक से अधिक जो कवि हैं डी सही। एक से अधिक जैनेन्द्र और लाचन जोशी दोनों ही हमारे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार रहे हैं तो आंसर हो जाएगा डी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न 63। प्रश्न है प्रेमचंद के किस उपन्यास को विधवा समस्या है? प्रेमचंद के किस उपन्यास में विधवा समस्या है? ऑप्शन है गबन है, गोदान है, रंगभूमि है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं तो आंसर हो जाएगा इसका ई सही, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 64। प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में तलाक और पुनर्विवाह की समस्या दिखाई गई है या समस्या है? ऑप्शन है स्कंदगुप्त है, ध्रुव स्वामी है, चंद्रगुप्त है, इनमें से एक से अधिक है क्या है कोई भी नहीं तो आंसर हो जाएगा इसका बी सही, यानी कि ध्रुव स्वामी में ये समस्या तलाकशुदा और पुनर्विवाह की समस्या को उजागर किया है आचार्य जयशंकर प्रसाद ने। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 65। प्रश्न है आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? बताना है कि आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, किसका कथन है? ऑप्शन है रामलाल शर्मा है, नंदुलारे हैं, रामचंद्र शुक्ल हैं या फिर है कोई भी नहीं तो आंसर हो जाएगा इसका सी सही, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा ये प्रमुख कथन दिया गया है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है कालिदास के शकुंतला नाटक का खड़ी बोली में हिंदी अनुवाद किसने किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, मोस्टली ये प्रश्न रिपीट होता है हर एग्जाम में तो आप लोग थोड़ा सा इसको गौर करेंगे। ऑप्शन है लक्ष्मण सिंह हैं, लल्लू लाल हैं, सदन मिश्र हैं और हैं उपयुक्त में से कोई भी नहीं तो आंसर हो जाएगा इसका ए सही। इसका आंसर हो जाएगा ए सही। लक्ष्मण सिंह के द्वारा प्रमुख ये इन्होंने शकुंतला नाटक का हिंदी में अनुवाद किया है। आंसर हो जाएगा ए सही, लक्ष्मण सिंह। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 67। प्रश्न है मोहा राकेश के किस नाटक को टूटते परिवार पारिवारिक मूल्यों का चित्रण है? किस नाटक में टूटते परिवार के पारिवारिक मूल्यों का चित्रण किया हुआ है मोहा राकेश ने? ऑप्शन है लहरों के राजहंस से आषाढ़ का दिन है, पैरों तले जमीन है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या है कोई भी नहीं तो आंसर हो जाएगा ई सही। इनमें से ऐसा कोई भी नाटक नहीं है जिसमें ऐसी समस्या को उजागर किया हो, आंसर हो जाएगा ई सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न कौमुदी महोत्सव एकांकी किस सम्राट के काल की को चित्रित करती है? ऑप्शन है सम्राट अशोक हैं और सम्राट समुद्रगुप्त हैं, सम्राट चंद्रगुप्त हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी सही, यानी कि सम्राट चंद्रगुप्त
आंसर हो जाएगा सी सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है इनमें से कौन प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार नहीं है। प्रगतिवादी परंपरा का कहानीकार बताना है। ऑप्शन है इलाचंद जोशी है, यशपाल है, राघव राघव है, उपयुक्त में से अधिक है या है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा ए सही। इलाचंद जोशी हैं, वो इसके नहीं है प्रगतिवादी परंपरा के। ये एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार माने गए हैं इलाचंद जोशी। तो आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 70। प्रश्न है जिंदगी और गुलाब के फूल यह प्रसिद्ध कहानी संकलन किसका है। मन्नू भंडारी है, कृष्णा सोबती है, शिवानी है, उपयुक्त में से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका ई सही। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 71। प्रश्न है प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी में एडिसन और स्टील ने किया। यह प्रमुख विचार किसका है, यानी कि प्रमुख कथन किसका है। ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी है, रामचंद्र शुक्ल है, रामलाल शर्मा है और है एक से अधिक या फिर उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। तो प्रश्न नंबर हो जाएगा इसका 71 का आंसर हो जाएगा बी सही, यानी कि रामचंद्र शुक्ल का मानना है ऐसा है कि आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद प्रश्न देखेंगे 72। नैर्व्यतिकता का सिद्धांत किसने दिया है। नैर्व्यतिकता का सिद्धांत हमारे पाश्चात्य काव्यशास्त्र में इसका बहुत प्रचलन रहा है हिंदी साहित्य में। तो बताना है। ऑप्शन है अरस्तु है, क्रोचे हैं, इलियट हैं या फिर एक से अधिक है या है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा 72 का सी सही, यानी कि इलियट के द्वारा ये प्रमुख सिद्धांत दिया गया है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है साहित्य का उद्देश्य विवेचन किसने माना है। ऑप्शन है अरस्तु है, प्लाटो है, कॉलरिज है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या फिर है कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा 73 का, वो हो जाएगा अरस्तु, यानी कि ए सही। अरस्तु के द्वारा जो साहित्य का उद्देश्य है वो विवेचन माना है। आंसर हो जाएगा ए सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है भरत मुनि के रससूत्र की अनुमतिवाद पर आश्रित व्याख्या किस आचार्य की है। किस आचार्य ने जो भरत मुनि का रससूत्र है उसका नाम है अनुमतिवाद पर अपना आश्रित व्याख्या किस आचार्य ने की है। ऑप्शन है भट्ट लोलट है, अभिनव गुप्त है, भट्ट नायक है या इनमें से एक से अधिक है या है कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा 74 का डी सही। सॉरी, ये आंसर जो है इसको डिलीट कर दिया गया है आगे आयोग के अकॉर्डिंग। तो आंसर इसको डिलीट लिस्ट में डालेंगे और इसका कोई भी आंसर नहीं देंगे। इसके बाद हम प्रश्न आता है 75। प्रश्न है संस्कृत के किस आचार्य ने विशेष स्वरूपगात्मा सूत्र के आधार पर रीत और गुण के अभेद को माना है। किस आचार्य ने संस्कृत के किस आचार्य ने माना है विशेषो गुणात्मा। और ऑप्शन है कुंतक है, क्षेमेंद्र है, राजशेखर है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या है कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा इसका ई सही। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 76। प्रश्न है डॉक्टर नामवर सिंह को उनकी किस आलोचना कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। ऑप्शन है छायावाद, इतिहास और आलोचना, कविता के नए प्रतिमान, उपयुक्त में से अधिक या है कोई भी नहीं है। आंसर हो जाएगा सी सही, कविता के नए प्रतिमान। ये नामवर सिंह की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। प्रश्न नंबर 76 का सी सही है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है सुमेलित करना है, इसमें प्रमुख सूची को सुमेलित करना है और भरत मुनि और आनंद वर्धन कुंतक पामन ये उनके प्रमुख संप्रदाय दिए हुए हैं। तो एक बार कर भी सकते हैं। भरत मुनि का रस सिद्धांत, भरत मुनि के द्वारा रस सिद्धांत दिया हुआ है और कुंतक वक्रोक्ति के हैं, वामन और आनंद वर्धन है ध्वनि संप्रदाय के हैं और वामन जो है रीत संप्रदाय के। इस प्रकार से इसका मिलान है। आंसर हो जाएगा इसका 70। प्रश्न नंबर है 77। प्रश्न इसका आंसर हो जाएगा बी सही। आंसर हो जाएगा बी सही। 4 1 2 3 4 1 2 3 आप लोग मिला सकते हैं। आंसर हो जाएगा बी सही। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 78। प्रश्न है क्रोचे के अविन्नावाद को वक्रोक्ति सिद्धांत का विलायती संस्करण किसने कहा है। ऑप्शन है श्याम सुंदर दास हैं, नंदुलारे वाजपेयी हैं, गुलाब राय हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक हैं या है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा 16 जो है 78 का ई सही। इनमें से कोई भी नहीं है, ई सही। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 79 का है स्त्री विमर्श पर आधारित तब्दील निगाहें किस लेखिका की कृति है, किसकी रचना है तब्दील निगाहें। और ऑप्शन है कृष्णा सोबती हैं, मैत्री पुष्पा है, उषा प्रियंवदा है या एक से अधिक है या कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा इसका 9 का बी सही। मैत्री पुष्पा के द्वारा ये प्रमुख रचना है तब्दील निगाहें, मैत्री पुष्पा की रचना है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 80। प्रश्न है दलित साहित्य का सौंदर्य साहित्य नामक किसकी रचना है। ऑप्शन है डॉक्टर NS हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, रविंद्र प्रभात है, उपयुक्त में से एक से अधिक है या है कोई भी नहीं। आंसर हो जाएगा इसका बी सही। ओम प्रकाश वाल्मीकि की महत्वपूर्ण रचना है हिंदी साहित्य का सौंदर्य साहित्य। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 81। प्रश्न है आदिवासी विमर्श पर आधारित आदिवासियों का संसार
नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आदिवासियों के जीवन पर आधारित रचना है जिसका नाम है आदिवासियों का संसार। ऑप्शन है मैत्री पुष्पा है, रमणिका गुप्त है, भारती मीणा है। उपयुक्त में से एक से अधिक है या है कोई भी नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका ई सही। उपयुक्त में से कोई भी नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न नंबर 82। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, यह भूतल को यह स्वर्ग बनाने आया। इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, प्रमुख कथन किसका है? संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया, प्रमुख बहुत ही प्रसिद्ध कथन रहा है। ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर है, माखनलाल है, अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनमें से कोई भी नहीं, एक से अधिक है। तो आंसर हो जाएगा 82 का आंसर हो जाएगा ये इसका ई सही। 82 का आंसर हो जाएगा ई सही। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 83। प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है रसमर्ती है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी है, या एक से अधिक है, या है कोई भी नहीं। तो आंसर हो जाएगा सी सही, उर्वशी। उर्वशी पे इनको बहुत ही महत्वपूर्ण इनकी रचना है, आध्यात्म रचना है उर्वशी, और उसी पर इनको मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसके बाद हम प्रश्न देखेंगे 84। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रासो ग्रंथ छंदों का अजायब घर कहा जाता है? कौन सा रासो ग्रंथ है जिसे हिंदी छंदों का अजायब घर कहा जाता है? ऑप्शन है परमाल रासो है, पृथ्वीराज रासो, विसल देव रासो है, या फिर है एक से अधिक है, या है कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 44 का, वो हो जाएगा बी सही, यानी कि पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर माना गया है। इसके बाद देखेंगे प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है कबीर उलटवासियों के विशेषज्ञ माने जाते हैं, इससे पहले उलटवासियों का किस साहित्य में प्राप्त हुई हैं? किसी और साहित्य में, कौन से में साहित्य में प्राप्त हुई हैं ये बताना है। वैसे तो जो कबीरदास जी उलटवासियों के विशेषज्ञ माने गए हैं, इसके अलावा और किस उसमें माने गए हैं, किस साहित्य में उलटवासियों का प्रयोग हुआ? ऑप्शन है बौद्ध साहित्य है, सूफी साहित्य, सिद्ध साहित्य से अधिक है, या है कोई भी नहीं है। तो आंसर हो जाएगा 85 का सी सही, यानी कि सिद्ध साहित्य। तो फ्रेंड्स आज इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट दूसरा वीडियो हम और बनाएंगे, जिसका बचा हुआ पार्ट हम दूसरे वीडियो में ऐड करेंगे। तो थैंक यू, जुड़े रहिए ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल से।